निःशक्तता अर्थात डिसेबिलिटी पर प्रथम विश्व प्रतिवेदन निम्न में से किस वर्ष आया था? ऑप्शन है 2009, 2010, 2011 या फिर 2012। आंसर होगा 2011। डिसेबिलिटी पर प्रथम विश्व प्रतिवेदन वर्ष 2011 में आया था। अगला प्रश्न है 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के निम्न डाटा से बहुलक की गणना कीजिए। बहुलक क्या होता है? जब ऐसे अंक दिए हों काफ़ी सारे, उसमें से जो जो अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो वो होता है बहुलक। बहु मतलब बहुत बार आया हुआ अंक। तो इसमें से देख पा रहे होंगे आप सबसे ज़्यादा बार जो अंक आया है वो है 27, तो आंसर हो जाएगा 27 इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये 3 बार रिपीट हुआ है, बाकी सब एक एक बार। अगला प्रश्न है निम्न वर्गों का वर्ग अंतराल कितना है? तो इसमें से जो वर्ग अंतराल आएगा वो आएगा 10। कैसे? जैसे 10 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया गया है, तो इन दोनों को पहले आपको ऐड करना है, 10 और 20 को ऐड करने के बाद डिवाइड 2 करना है, कितना आएगा 15। ऐसे ही 20 और 30 को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, कितना आएगा 25। जब 10 और 25 का अंतर आप देखेंगे तो वो आएगा 10। ऐसे ही आगे भी प्लस करके डिवाइड 2 करेंगे, सबका जो अंतर आएगा, अंतराल जो पूछा है वो 10 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है किसी संगठन द्वारा विकास संबंधी क्रियाकलापों में सामुदायिक भागीदारी की प्रक्रिया आरंभ करने के निम्न कदमों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन एक करके देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो आएगा निदान। अर्थात समुदाय को जानिए सबसे पहला। इसके बाद परिणामों को समुदाय के साथ साझा करना है। इसके बाद आएगा मिशन या उद्देश्यों की स्थापना, फिर कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और अंत में निगरानी व प्रतिपुष्टि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहला क्या था? निदान। सेकंड, परिणामों को समुदाय के साथ साझा। थर्ड, मिशन उद्देश्यों की स्थापना। फोर्थ, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और फिफ्थ, निगरानी व प्रतिपुष्टि। प्रश्न अगला है प्रतिभागी ग्रामीण मूल्यांकन अर्थात पीआरए दृष्टिकोण निम्न में से किसके लिए या किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन है पॉलो फ्रेयर, मोहम्मद यूनुस, जॉन रॉल्स या रॉबर्ट चैम्बर्स। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रॉबर्ट चैम्बर्स द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस लेखक ने इंटरसेक्शनैलिटी पद को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? ऑप्शन देखें, कैल्से उल्रिच, किम्बर्ले क्रेंसा, टिम वाइस, मिचेल अलेक्जेंडर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, किम्बर्ले क्रेंजा ने इंटरसेक्शनैलिटी पद को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है लीना डोमिनेली ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी? ऑप्शन दिए गए हैं ब्लैकबेरी विंटर, एंटी ऑप्रेसिव सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ह्यूमन नीड्स ओवरव्यू या सोशल वर्क इन अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो इनने लिखी है सेकंड, लीना डोमिनेली ने एंटी ऑप्रेसिव सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है मानवाधिकार संबंधी सार्वभौमिक घोषणा के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता व सुरक्षा के अधिकार का उल्लेख है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 6। तो ये दिए गए हैं अनुच्छेद 3 में। अगला प्रश्न है एनएसएसओ का पूरा रूप बताएं। एनएसएसओ का पूरा रूप है, ऑप्शंस देख लें एक एक करके सारे ऑप्शन। इसमें से जो आंसर हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 3 वो सेकंड जो है सही आंसर हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है निम्न में से प्रबंधन के किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक वरिष्ठ अर्थात सुपीरियर को रिपोर्ट करना चाहिए? वो सिद्धांत बताएं कौन सा है, किस सिद्धांत के अंतर्गत करेंगे? तो आंसर हो जाएगा कमान की एकता, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है सामूहिक सौदाकारी अर्थात कलेक्टिव बार्गेनिंग पद की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं
आंसर है सिडनी व बियत्रिस बेब के द्वारा। प्रश्न अगला है, संक्षिप्त POSD CORB में CEO का अर्थ बताएं। CEO, ये जो आपका पोस्ट कॉर्ब है, इसका फुल फॉर्म आपको पढ़ना ही है। सारे जितने भी हैं CEO, POSD, RB, इन सब का जो है आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसमें से CEO का अर्थ पूछा है, आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम उद्देश्यों के संदर्भ में परिवर्णी शब्द स्मार्ट में आर शब्द का अर्थ बताएं। स्मार्ट में आर का जो है अर्थ है रेलेवेंट है, अर्थात प्रासंगिक, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मंत्रालय FCRA की शिकायतों व विनियमन को देखता है? वो मंत्रालय है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को व्यक्ति के भीतर उन मनोकायिक प्रणालियों के गतिक संगठन को उसके पर्यावरण के प्रति उसके विशिष्ट समायोजन का निर्धारण करते हैं, ये किसके रूप में परिभाषित किया है? किसने परिभाषित किया है ये? ऑप्शंस देखें। ऑप्शन है इसका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, एल्पोर्ट। अगला प्रश्न है, रेंज को निम्न रूप में परिभाषित किया गया। किस रूप में रेंज को परिभाषित किया गया? तो वितरण में लघुत्तम एवं बृहत्तम मूल्य के बीच अंतर के रूप में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में शासन के संबंध में उल्लेख है? तो है अनुच्छेद 244(1). अगला प्रश्न है, सामाजिक नियोजन मॉडल में सामुदायिक कार्य का संकेत निम्न में से है। तो सामुदायिक नियोजन मॉडल में बताना है सामुदायिक कार्य का संकेत किस रूप में है। आंसर होगा, कोई कार्यकर्ता या एजेंसी कल्याण आवश्यकताओं व विद्यमान सेवाओं का आकलन करने का कार्य हाथ में लेता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक कारक संगठनिक निर्जीवत्व अर्थात ऑर्गेनाइजेशनल एंट्रोपी हेतु उत्तरदायी नहीं है? तो वो है प्रभावी कार्मिक नीतियां। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1945, 1917, 1929 या फिर 1919। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1919 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। अगला, स्थिति में व्यक्ति पर्सन इन सिचुएशन पद को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? आंसर होगा लॉरेंस हॉलिस ने। अगला, निम्न में से कौन सा परीक्षण वितरण की फिट की उत्तमता को बताता है? तो ये बताता है काई स्क्वायर परीक्षण। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है? आंसर होगा अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम किसने लिखा? डेवलपमेंट और फ्रीडम जो है अमर्त्य सेन द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न, NCW का पूर्ण रूप क्या है? NCW का पूर्ण रूप है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अगला, निम्न में से किसने संयुक्त राष्ट्र में प्रथम अधिवास गृह नेबरहुड गिल्ड्स की स्थापना की थी? तो आंसर होगा मार्गारेटा विलियमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सर्वप्रथम किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ 1848 में। अगला प्रश्न है, सामाजिक बीमा को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिक बीमा को जो है कर्मकारों, नियोजकों व राज्य के अंशदान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विधान में निःशक्त अर्थात डिसेबिलिटी व्यक्तियों हेतु सरकारी नौकरियों में निश्चित प्रतिशत का प्रावधान है? तो ये है निःशक्त व्यक्तियों समान अवसर अधिकार संरक्षण व पूर्ण भागीदारी अधिनियम में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और निःशक्तता व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम में, दोनों ही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है,
शोध के उस प्रकार को निम्न में से क्या कहा जाता है जिसमें कोई शोधकर्ता अथवा शोधकर्ताओं का एक दल गुणात्मक व परिमाणात्मक शोध उपागमों के तत्वों का संयोजन करता है? तो आंसर होगा मिश्रित विधि। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता को 1946 में निम्न में से कहाँ नियुक्त किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जे अस्पताल मुंबई। अगला प्रश्न है, एक स्व सहायता समूह अर्थात एसएचजी द्वारा प्रदर्शनी के 5 दिनों में बेची गई वस्तुओं की संख्या दी गई है, औसत बिक्री बतानी है। औसत कैसे निकालते हैं? जितने भी अंक दिए हैं सबको ऐड करना है और जितने हैं मतलब उतना डिवाइड करना है। कैसे? जैसे 20 दिया गया है, प्लस कर दें 30 दिया गया है, प्लस कर दें 15 दिया गया है, प्लस कर दें 10 दिया गया है और फिर 14 दिया गया है। डिवाइड क्या करना है? 1 2 3 4 5, 5 डिवाइड करना है। इन सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा? 115। डिवाइड कर देना है 5, तो क्या आ जाएगा? 23 इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, समाज कार्य अभ्यास में सामाजिक निदान अर्थात सोशल डायग्नोसिस दृष्टिकोण आरंभ करने का श्रेय किस निम्न में से किसे दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मैरी रिचमंड। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक परिस्थितियों की जांच पड़ताल करने के लिए श्रम संबंधी रॉयल कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो आंसर होगा 1929 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध पर्यावरणवादी नारीवादी हैं? ऑप्शंस देख लें। इनमें से जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, वंदना शिवा। पर्यावरणवादी नारीवादी प्रसिद्ध हैं वंदना शिवा। विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार की पैरवी किसने की थी? विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार की जो पैरवी की थी वो हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर 3। इंद्रे गुंदर फ्रैंक और वॉल्टर रॉडनी निम्न में से किसकी अग्रणी प्रस्तुतकर्ता हैं? तो आंसर होगा आश्रयता सिद्धांत की। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय पद निम्न में से किस समुदाय के वर्णन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा खेतिहर समुदाय। अगला, निम्न में से कौन सी स्थिति सामूहिक व्यवहार हेतु सहायक नहीं है? तो इनमें से जो सहायक नहीं है वो है वैयक्तिक लक्ष्य व उपलब्धि। सामूहिक व्यवहार के लिए पूछा है इसीलिए। अगला, बाल विकास के निम्न 5 चरणों को विकासात्मक चरणों के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा नवजात, फिर शिशु, फिर बच्चा, फिर विद्यालय पूर्व और फिर विद्यालयी आयु। तो आंसर पहला ही यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगठन में मानव संसाधन की भर्ती हेतु चरणबद्ध प्रक्रिया को व्यवस्थित कीजिए। तो भर्ती हेतु चरणबद्ध प्रक्रिया को व्यवस्थित करनी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात सबसे डब्ल्यू रोस्तोव के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था व समाज का विकास 5 चरणों की श्रृंखला के माध्यम से होता है। इन चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शंस पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला आ जाएगा ए, परंपरागत समाज, फिर प्रस्थान हेतु पूर्व शर्त, इसके बाद प्रस्थान और परिपक्वता की ओर अग्रसर और लास्ट में उच्च उपभोग का काल। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न अगला है, वैयक्तिक समाज कार्य प्रक्रिया को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन से एक एक करके देखें। इसमें सबसे पहला हो जाएगा अंतर्ग्रहण, इसके बाद अध्ययन, इसके बाद निदान,
फिर उपचार और फिर अनुवर्ती कार्यवाही। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा, वैयक्तिक समाज कार्य की प्रक्रिया का व्यवस्थित रूप। अगला प्रश्न है, सांगठनिक द्वंद्व के निम्न चरणों को एल.आर. पोंडी 1967 द्वारा प्रस्तावित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले अप्रकट चरण होगा, फिर बोधगम्यता चरण, इसके बाद अनुभूति चरण और फिर प्रकटीकरण और अंत में परिणाम। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोग के कार्य कारण भाव के बोध का सिद्धांत समय के साथ विकसित हुआ है। रोग कार्य कारण भाव के बोध के ऐतिहासिक क्रमिक विकास को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे रोग का विषाक्तता सिद्धांत आएगा, इसके बाद रोगाणु सिद्धांत, फिर महामारी तिकड़ी, इसके बाद बहुकारक कार्यकरण और लास्ट में कार्यकरण कारण का जाल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है, शोध की रेखीय मॉडल प्रक्रिया को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले सिद्धांत, इसके बाद परिकल्पना, इसके बाद प्रचालनीकरण, नेक्स्ट होगा प्रतिचयन और फिर डेटा संग्रहण। सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका, शोध की रेखीय मॉडल प्रक्रिया का अनुक्रम। अगला प्रश्न है, उत्पीड़न के 5 चेहरों को आयरिस मेरियन यंग द्वारा सुझाए गए मंद से तीव्रता व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आप शोषण आएगा इसमें, फिर सीमांतीकरण, इसके बाद शक्तिहीनता और फिर सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और लास्ट में हिंसा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन के विभिन्न चरणों का आर्मंड एलमॉस 1975 द्वारा विकसित सही क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो ए होगा यहाँ पे प्रारंभिकता पहला, फिर संलयन, इसके बाद संस्थानीकरण, इसके बाद खंडीकरण और अंत में अंत। तो आंसर होगा सेकंड यहाँ पे सही आंसर 99 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाज कार्य उपागमों को उनके उद्भव के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले आएगा परोपकार, फिर कल्याण, इसके बाद विकास, फिर सशक्तिकरण और अधिकार आधारित अंत में। आंसर होगा सेकंड यहाँ पे सही आंसर। अगला प्रश्न है, समाज कार्य में शोध के आयोजन में कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रिया सम्मिलित है, सही का पहचान करें। तो सबसे पहले आ जाएगा शोध के विषय का निरूपण, सेकंड साहित्य की समीक्षा, फिर शोध अभिकल्प का निरूपण, इसके बाद डेटा संग्रह और अंत में विश्लेषण और व्याख्या। तो सेकंड इसका जो हो जाएगा, थर्ड होगा इसका आंसर CABDE। अगला प्रश्न है, परियोजना हेतु बजट तैयार करने के निम्न प्रमुख कदमों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले होगा क्रियाकलापों की पहचान व योजना, नेक्स्ट श्रेणीवार व्यय का निर्धारण, फिर तीसरा आ जाएगा बजट प्रारूप व नगद प्रवाह की प्रस्तुति, इसके बाद परिवर्तन के साथ आय एवं व्यय को अंतिम रूप देना और अंत में बजट की निगरानी जब परियोजना में प्रगति हो तो। फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अब्राहम मास्लो द्वारा प्रदत्त 5 मूल मानवीय आवश्यकताओं को पिरामिड के तल से शीर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो यहाँ पे जो पहला आएगा ई आ जाएगा, शारीरिक। इसके बाद सुरक्षा, इसके बाद प्रेम व संबंध, फिर आत्मसम्मान और अंत में आत्मसिद्धि। अगला प्रश्न है, निम्न ट्रेड यूनियनों के संगठन व स्थापना को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट मद्रास लेबर यूनियन होगा, इसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फिर द ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फिर द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और अंत में भारतीय मजदूर संघ। ऑप्शन पहला यहाँ पे सही क्रम कहलाएगा, ECABD। अगला प्रश्न है, गार्लैंड, जॉन्स और कोलोडनी 1976 ने समूह विकास के 5 चरणों को प्रस्तावित किया। इन चरणों का सही अनुक्रम क्या है? तो इनका सही क्रम है, सबसे पहले पूर्व संबद्धता, फिर शक्ति और नियंत्रण, फिर आत्मीयता, इसके बाद विभेदीकरण और अंत में पृथक्करण। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दावलियों में से कौन सी गुणवत्ता संबंधी जांच से संबंधित है? तो इसमें से पहला दृश्य घटना विज्ञान, फिर आपका व्याख्यावाद और अंत में नृजाति वर्णन, अर्थात आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4, A, C और E। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत योग्य हैं? इनमें से कौन सी कंपनियां योग्य हैं? तो इनमें से पहला 500 करोड़ रुपए का कुल मूल्य या इससे अधिक, फिर तीसरा 1000 करोड़ का टर्नओवर और उससे अधिक, और चौथा 5 करोड़ रुपए का कुल लाभ या उससे अधिक। तो ऑप्शन होगा थर्ड नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिवास गृह अमेरिका में स्थित हैं? तो इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों ही अधिवास गृह अमेरिका में स्थित हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हल हाउस, नेवरहुड गिल्ड, कॉलेज सेटलमेंट और हाउ चैम हाउस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामुदायिक कार्य के संरचनात्मक परिवर्तन मॉडल के बारे में सत्य है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा, A, B, C और D, जिसमें जमीनी स्तर पर प्रचलित स्थितियों को रूपांतरित करना, वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा को अपनाना, सूक्ष्म और बृहद स्तरीय वास्तविकताओं के बीच लिंक विकसित करना, और चौथा समूहों के बीच समुदाय में शक्ति का पुनर्वितरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दोषारोपण की विशेषताएं हैं? तो इसमें से दोषारोपण की विशेषताएं हैं A, C, D और E, अर्थात समाज के वंचित अपने कष्टों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। फिर नकारात्मकता वंचितों के लिए स्वयं में पूर्ण करने वाली एक भविष्यवाणी बन सकती है। फिर डी, वंचित अपने साथ जोड़े गए दोष का इंटरनलाइज करते हैं, आंतरिकीकरण या इंटरनलाइज। और नेक्स्ट है आपका ये औद्योगिकीकरण की समृद्धि प्रोटेस्टेंट आचार शास्त्र के विकास ने लोकोचार में योगदान दिया। तो आंसर होगा थर्ड यहाँ पे। अगला प्रश्न है, मनोनाटक में सम्मिलित है, इनमें से क्या सम्मिलित है बताना है। तो इनमें से सम्मिलित है B, C, D और E। सारे ऑप्शन आप पढ़ लेंगे, B, C, D और E। जैसे एक समूह में व्यक्तियों की भूमिका प्रदर्शन, दूसरा यदि आवश्यक हो तो व्यक्ति जीवन की वास्तविक स्थिति में किन्हीं अन्य व्यक्तियों के पात्र का अभिनय करना, थर्ड व्यक्तियों का अपने विद्देश्यों को मूर्त रूप देने का अवसर प्राप्त होना और वे चीज़ों को अधिक वस्तुनिष्ठ तरीकों से देखना, फिर चौथा व्यक्तिगत तनाव और द्वंद्वों के लिए रोगोपचार के एक साधन के रूप में कार्य करना। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में एक परिवर्तक या समुदाय को एकजुट करने के लिए निम्न में से विशिष्ट भूमिकाओं का निष्पादन करता है? आंसर हो जाएगा A, B, C और E, अर्थात एक उत्प्रेरक,
एक प्रक्रिया सहायक, एक संसाधन योजक और एक द्वंद्व प्रबंधक। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों की विकास कार्यक्रमों या परियोजनाओं में प्रतिभागिता को निम्न से समझा जा सकता है। किसे समझा जा सकता है? ऑप्शंस देखेंगे एक एक करके, सारे ऑप्शन है, आंसर है यहाँ पे आपका ए, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर सेकेंड। निर्णय करने में प्रतिभागिता, लागू करने में प्रतिभागिता, अनुवीक्षण और मूल्यांकन में प्रतिभागिता और विकास के लाभों की हिस्सेदारी में प्रतिभागिता। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक सक्षमता विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के ग्राहकों के साथ कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक सक्षमता की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है? तो आंसर होगा इसका ए, बी, सी और डी। सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ए, बी, सी और डी। पहला है विशिष्ट समूह के नियमों और मूल्यों से परिचित होना, किसी स्वयं की सांस्कृतिक आस्थाओं के अनुतेपन की समझ होना, फिर अन्य रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के प्रति खुलापन, चौथा अन्य रीति रिवाज के बारे में सीखने की तत्परता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सोशियोमेट्री के बारे में सही है? इनमें से थर्ड हो जाएगा, मतलब ए, बी, डी और ई। ऑप्शन पढ़ेंगे एक एक करके, ए, बी, डी और ई। अर्थात सोशियोमेट्री के बारे में पहला सही है, समूह में अंतर्वैयक्तिक आकर्षणों का निचित्रण और मापन की विधि। दूसरा, इस विधि से समाज आलेखों द्वारा किसी समूह के सदस्यों के आकर्षण और अरुचि का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। फिर डी, इस विधि से नेतृत्व की अवधारणा और अलगाव की जांच की जा सकती है और यह विधि समूह संबंधों की उत्कृष्ट रूप में एक अंतर विषयक जांच है। अगला प्रश्न है, जैसा कि नीति संहिता के NASW कोड में कहा गया है, समाज कार्य की जड़ें किन में निहित है? समाज कार्य की जड़ें बताना है इनमें से किस में निहित है। तो ए, बी, डी और ई में, अर्थात सेवा, सामाजिक न्याय, ईमानदारी और सक्षमता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है बताना है। तो इनमें से जो सही है वो है ए, बी और सी। अर्थात माध्य से विचलनों का योग शून्य है। दूसरा, माध्य से विचलनों के वर्गों का योग शून्य है। तीसरा, संकेतों की उपेक्षा करते हुए मध्यिका से विचलनों का योग शून्य है, न्यूनतम है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से सामुदायिक कार्य के घटक हैं? ऑप्शन है, आंसर इसका देख लेते हैं 118 का सेकंड, ए, सी, डी और ई। अर्थात लक्षित जनसंख्या, समुदाय के भीतर समूह, महत्वपूर्ण व्यक्ति और अभिकरण अर्थात एजेंसी। अगला प्रश्न है, समाज कार्य के बारे में परिप्रणाली उपागम में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है बताना है। ऑप्शंस देखेंगे एक एक करके। ऑप्शन है, इसका जो आंसर है वो है ए, बी, सी और ई। अर्थात व्यक्ति एवं उनके परिवारों के बीच बहु एवं जटिल संव्यवहार। सेकंड, लोगों द्वारा बदलते वातावरण का सामना करना। थर्ड, अपने आसपास के परिवेश के निपटने के लिए लोगों की क्षमताओं में परिवर्तन। और फिर अंत में व्यक्तियों और उनके परिवारों की आवश्यकताएं, समस्याएं और शक्तियां। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, समाज कार्य के बारे में परिप्रणाली उपागम में ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कार्य CSR समिति द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किए जाते हैं? तो इसमें से CSR नीति बनाना तथा बोर्ड को अनुशंसा करना, फिर CSR गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली रकम की अनुशंसा करना, फिर समय समय पर कंपनी की CSR नीति का अनुवीक्षण करना और अंत में CSR नीति को लागू करने के लिए कार्य योजना बनाना और बोर्ड को अनुशंसित करना। ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किए जाते हैं CSR समिति द्वारा। अगला प्रश्न है, 1984 में रूनिंग एंड हंट द्वारा दिए गए 4 जनसंपर्क मॉडल बताएं।
तो ये जनसंपर्क मॉडल जो है, पहला है आपका द्विदिशीय सममिति मॉडल, फिर द्विदिशीय असममिति मॉडल, फिर सार्वजनिक सूचना मॉडल और प्रेस एजेंटरी मॉडल। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 के निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं? तो इनमें से मुख्य विशेषताएं हैं, पहला, दूसरा और पांचवा, मतलब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रूप में परिभाषित। दूसरा, बच्चों को दो श्रेणियों था, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और विधि के विरुद्ध द्वंद्व में संलिप्त बच्चों में पृथक किया जाना, और बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक समेकन। ये है मुख्य विशेषताएं किशोर न्याय अधिनियम 2000 की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विधानों को लागू होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे जो है, पहला हो जाएगा किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, फिर कारागार अधिनियम, इसके बाद अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, इसके बाद स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम, अंत में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ किए गए ग्रामीण पुनर्निर्माण के 15 बिंदुओं में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सम्मिलित नहीं हैं? अब कौन से सम्मिलित नहीं है बताने हैं। तो इसमें से केवल सी, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल अवसंरचना को प्रोत्साहन देना, यह सम्मिलित नहीं है, बाकी सारे ही सम्मिलित हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ किए गए ग्रामीण पुनर्निर्माण के 15 बिंदुओं में। अगला प्रश्न है, विघटन विकार अर्थात डिसोसिएट डिसऑर्डर की मुख्य विशेषता क्या है? उनकी मुख्य विशेषता है, पहला, विघटनशील स्मृति लैप अर्थात डिसोसिएटिव एमनोशिया, सेकेंड, व्यक्तित्व लोप या विशुद्ध विकार, और थर्ड, विघटनशील पहचान अर्थात डिसोसिएटिव बहुविध व्यक्तित्व। आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम संस्थाएं दी गई है और वर्ष दिया गया है, एक साइड मिलान करना है। टॉयनबी हॉल, बेवरेज रिपोर्ट, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी और एलिजाबेथ पुअर लॉ। तो हो जाएगा पहले का तीसरा टॉयनबी हॉल, दूसरे का पहला 1942, फिर चैरिटी का हो जाएगा 1869 और पुअर लॉ 1601। अगला प्रश्न है, ट्रेड यूनियन दिया गया है, उनका गठन का वर्ष मिलान करना है। पहला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ बताना है। तो इसका गठन हुआ 1920 में। फिर द रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये गठन हुआ 1931 में। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1947 में, और भारतीय मजदूर संघ का 1955 में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है, समानांतर माध्य के निम्न में से क्या क्या गुण हैं? तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ए, बी, डी और ई, अर्थात यह बोध में सरल और परिकलन में सुगम है। दूसरा, यह एक परिकलित मूल्य है और श्रृंखला में किसी अवस्थिति पर आधारित नहीं है। तीसरा, यह गुरुत्व का केंद्र है और यह एक अनन्य गणितीय सूत्र से परिभाषित होता है। अगला प्रश्न है, संगठनों का उनके संस्थापकों के साथ मिलान कीजिए। संगठन है एक साइड संस्थापक, तो हो जाएगा सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय और आर्य महिला समाज पंडिता रमाबाई। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला सही।
अगला प्रश्न है, एसोसिएशन दिए गए हैं, एक साइड स्थापना वर्ष। तो पहला एसोसिएशन है काउंसिल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन अर्थात CSWE। तो इसका हो जाएगा 1952। सेकेंड है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क, तो ये हो जाएगा 1956। फिर है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क, तो 1955। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन सोशल वेलफेयर, तो 1928। आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवाओं से समितियों का संबंधित वर्ष के साथ मिलान कीजिए। समितियां दी गई हैं और वर्ष दिए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित ये समिति है भूरे समिति, चड्ढा समिति, जंगलवाला समिति और करतार समिति। तो यहाँ पे हो जाएगा भूरे समिति 1943। एक मिनट, पहले का थर्ड। फिर चड्ढा समिति 1963, जंगलवाला समिति 67 और करतार समिति 1973। आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही। भूरे समिति 1943, चड्ढा समिति 1963, जंगलवाला समिति 1967 और करतार समिति 1973। अगला प्रश्न है, अधिनियम के वर्ष हैं और संबंधित विधान मिलान करना है। जैसे है 1833, 86, 48 और 56। इनमें से जो 1833 है वो संबंधित है अधिनियम दास्ता का उन्मूलन और 1986 बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम। 1948 की बात करें तो फैक्ट्री अधिनियम और 56 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक दिए गए हैं, मिलान करना है। जैसे है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड हो जाएंगे। व्यवहारात्मक, मानवतावादी और ज्ञानात्मक। तो व्यवहारात्मक के हो जाएंगे जॉन बी वॉटसन और मानवतावादी कार्ल रोजर्स और ज्ञानात्मक एल्बर्ट बंडूरा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, दिवस और तिथियों के साथ मिलान करें। दिवस दिए गए हैं विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये हो जाएगा 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, तो 10 दिसंबर। विश्व सामाजिक न्याय दिवस और विश्व ज्ञान दिवस। अब ये आप दोनों को मिलान करें। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस हो जाएगा 20 फरवरी और विश्व ज्ञान दिवस 14 अप्रैल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब है पुस्तक और उनके लेखक के साथ मिलान करना है। पुस्तक दिए गए हैं थ्योरी बिल्डिंग इन सोशल वर्क, तो ये हो जाएगा गॉर्डन हर्न का। फिर सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस ये हो जाएगा बिल्सन रेलन का। नेक्स्ट है सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, हर्लिंग ट्रैकर का। थेराप्यूटिक ग्रुप वर्क विद चिल्ड्रन, तो ये हो जाएगा जिसेला कॉनोप्का का। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे आंसर है। अगला प्रश्न है, कार्य क्षेत्र एवं व्यक्ति के नाम से मिलान करना है। सती प्रथा, कुष्ठ महिलाओं की स्थिति और मूर्ति पूजा। सती प्रथा से संबंधित है राजा राम मोहन राय। कुष्ठ हो जाएंगे बाबा आमटे
महिलाओं की स्थिति के बारे में जो है वो बताया गया, और सरोजनी नायडू और मूर्ति पूजा दयानंद सरस्वती। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है, समाज कार्य के उपायों का उनके प्रतिपादकों के साथ मिलान करें। दिया है दमन विरोधी समाज कार्य सिद्धांत और व्यवहार, तो हो जाएगा आंसर लीना डोमिनेली। रेडिकल समाज कार्य तो हो जाएगा बेली एंड ब्रेक। समालोचक समाज कार्य तो होंगे जैन फुक, और शक्ति आधारित समाज कार्य डेनिस सॉलिवी। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजनाएं दी गई हैं और वर्ष बताना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2015। फिर समेकित बाल विकास 1975, दीनदयाल अंत्योदय योजना 2013 और स्वच्छ भारत मिशन 2014। तो चौथा यहाँ पे सही आंसर है। अगला है, राष्ट्रीय नीति का इससे संबंधित वर्ष के साथ मिलान करना है। स्वास्थ्य के बारे में राष्ट्रीय नीति कब आई, तो इसका जो आंसर होगा 2017 हो जाएगा, स्वास्थ्य के बारे में राष्ट्रीय नीति। फिर युवा के बारे में राष्ट्रीय नीति तो 2023 में। स्वयं सेवा संगठनों के बारे में राष्ट्रीय नीति 2007 में, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। तो चौथा आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला है, सिद्धांत उपागम में मॉडल्स दिए गए हैं, संबंध व्यक्तियों के नाम एक साइड दिए गए, मिलान करना है। तो प्रकार्यात्मक सामाजिक प्रकरण उपागम, इसका हो जाएगा चौथा, जेम्स टैफ्ट और वर्जीनिया रॉबिन्सन। फिर समस्या समाधान मॉडल हेलन हैरी पालमैन। फिर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा, और पारिस्थितिकीय प्रणालियों का सिद्धांत जर्मन हार्टमैन हो जाएगा। तो आंसर नंबर 4 यहाँ पे इसका सही आंसर है। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आत्म अवधारणा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे के बारे में महसूस की गई बात, किसी व्यक्ति द्वारा उसके बारे में दूसरों द्वारा सोची या समझी गई बात। तीसरा, स्वयं के गुणों की क्षमता या फिर क्षमताओं के बारे में किसी व्यक्ति की जागरूकता, या फिर चौथा, स्वयं की कमजोरियों के बारे में किसी व्यक्ति की जागरूकता। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और मतलब पहला ए और बी दोनों यहाँ पे सही है, जिसमें कि प्रतिनिधित्व तो नहीं करता आत्म अवधारणा की। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा ओनली। प्रश्न अगला है, कौन सी विशेषता शिक्षण का सही प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शंस देखें, छात्रों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देना, प्राधिकारियों के बीच संवाद, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना, छात्रों को प्रभावी ढंग से ज्ञान प्रदान करने की कला, या फिर कॉरपोरेट निकायों के लिए नीतियाँ तैयार करना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड, ए, सी और डी, मतलब छात्रों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देना, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना, और छात्रों को प्रभावी ढंग से ज्ञान प्रदान करना। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में अधिगम दिया गया है और 2 में अभिलक्षण। बताना इनमें से कौन सा मिलान सही है। कन्वर्जन, डाइवर्जन, आत्म सातर्कता और समंजन। कन्वर्जन जो है ये हो जाएगा कन्वर्जन का सेकंड, ये अमूर्त संप्रदायीकरण और सक्रिय प्रयोग जैसे समस्याओं का समाधान करने, विचारों के व्यावहारिक अनुप्रयोग में अच्छे होते हैं। ठीक है। सेकंड का पहला हो जाएगा डाइवर्जन, वे ठोस अनुभवों और चिंतनशील प्रेक्षणों के लिए सर्वोत्तम होते हैं। उनकी शक्ति उनकी कल्पनाशीलता के योग्यता में है, वे लोगों और भावनात्मक तत्वों में रुचि रखते हैं। नेक्स्ट है आत्मसातकरण, तो ये है फोर्थ इसका, इसमें सैद्धांतिक मॉडलों का सृजन करने की क्षमता होती है, ठोस तर्क शक्ति होती है और आगमनात्मक तर्क शक्ति
होती है। ये विश्लेषण करने वाले होते हैं और लोगों में कम रुचि रखते हैं। बात करें समंजक की, वे नए अनुभव करते हैं, उनका आनंद लेते हैं और पर नई परिस्थिति के अनुकूल बन जाते हैं। अंतर्ज्ञानी होते हैं, जोखिम उठाते हैं और खुले दिमाग वाले होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये जो है सही जोड़ी मिलान सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य से में पहले से ही स्थित पूर्णतः का प्रकटन है। किस व्यक्ति का कथन है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, एम के गांधी, श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, किसी एकल प्रकरण में उसकी प्रकृति संबंधी महत्वपूर्ण अभिलक्षणों को उजागर करने की दृष्टि से किया जाने वाला सर्वेक्षण शोध निम्न में से कौन से शोध अभिकल्प के समरूप है? ऑप्शन है प्रतिनिध्यात्मक, अनुदैर्ध्य, प्रकरण अध्ययन या तुलनात्मक। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रकरण अध्ययन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या किसी संकल्पना का मान सही मायने में उक्त संकल्पना का प्रतिनिधित्व करता है? आंसर हो जाएगा निर्मित वैधता। अगला प्रश्न है, डाटा सेटों के माध्य और मानक विचलन वाले निम्न युग्मों को उनके प्रसरण गुणांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, सबसे पहले आएगा बी, फिर डी, फिर सी और फिर ए। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चर का प्रकार दिया गया है और एक साइड उदाहरण, सूची मिलान करनी है, बतानी है कौन सी सूची सही है, कौन सा मिलान सही है। नामिक क्रमसूचक अंतरावधि और अनुपात दिया है, तो नामिक का हो जाएगा वैवाहिक दर्जा, क्रमसूचक का चलचित्र रेटिंग, अंतरावधि का अक्षांश डिग्री में स्थानों की अवस्थिति और अनुपात का दूरी। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवर्षि नारद को पहला संचारक माना जाता है क्योंकि, बताना है क्यों माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, क्योंकि वे घटना स्थल से बोलते हैं, पक्षकारों के बीच मध्यस्थता करते हैं और समाज की बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रण प्रेस का अन्वेषण किसने किया था? आंसर हो जाएगा जोहानिस गुटेनबर्ग। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, संचार के निम्नलिखित प्रकारों को उचित अनुक्रम में लिखें। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें डी अर्थात अंतःवैयक्तिक, फिर ई मतलब अंतर्वैयक्तिक, इसके बाद ए समूह, फिर आएगा बी सार्वजनिक और अंत में जनसंचार। तो ये है उचित अनुक्रम संचार के प्रकारों का। प्रश्न अगला है, संचार प्रक्रिया में कौन किसको क्या भेजता है, बताना है। संचार प्रक्रिया में कौन किसको क्या भेजता है? तो आंसर होगा इसमें केवल बी मतलब प्रेषक प्राप्तकर्ता को संदेश भेजता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है संचार संबंधी शब्द और 2 में विशेषताएं। तो प्रभावी शाब्दिक संप्रेषण का हो जाएगा प्रभावी रूप से बोलना, फिर प्रभावी संप्रेषण ज्ञान और कौशल, प्रभावी गैर शाब्दिक संप्रेषण हो जाएगा संकेत भाषा, और संचार के अवरोध में हो जाएगा अपर्याप्त ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है,
प्रश्न है मैथ का, 90 लोग 810 किलो भोजन 27 दिनों में ग्रहण करते हैं, 60 लोग कितने दिनों में 300 किलोग्राम भोजन ग्रहण करेंगे। ये जो है इन प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, जैसे दिया है 90 लोग 27 दिन में, और जो कंज्यूम करते हैं वो अपॉन में आ जाता है। फिर 60 लोग कितने दिन में 300 किलोग्राम भोजन ग्रहण करेंगे। अब इस इक्वेशन को जो है सॉल्व कर देना है। x इज इक्वल टू जो डिवाइड के में है बटे के बराबर के उस पार जो नीचे है वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा इसमें, और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। अब इसे कट कर देंगे, 3 से ये 27, 27 से 27, फिर 3 से ये, और ये फिर 50, 15 दिन आ जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। इन्हें आपको जो है सबको डिवाइड करना है। जो सबसे घटते क्रम अगर बोला है तो जो सबसे बड़ी होगी संख्या उसे सबसे पहले लिखना है, फिर जो सब उससे छोटी होगी, फिर जो उससे छोटी होगी, और फिर जो उससे छोटी होगी, है ना। तो ये घटते क्रम का मतलब ये होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। सबसे पहले सी, फिर ए, और फिर डी, और फिर बी। अगला प्रश्न है, श्रृंखला दी गई है और इसमें आने वाले अंकों की पहचान करनी है। आगे कौन से अंक आएंगे, इसे सॉल्व करेंगे। एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, तो आंसर आ जाएगा ए, सी और फिर डी, थर्ड नंबर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक साइड दिया गया है वर्ड और एक साइड अद्वितीय कूट। तो ये आ गया आपकी रीजनिंग का सवाल। प्राइम्स, साइड, क्वाइट और रिदम दिया है, राइम दिया है, और इधर कूट दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं। अब देखना है इनमें से कौन सा मिलान करना है। सबसे पहले तो इसका क्या रिलेशन फॉलो हो रहा है वो देखना है। तो जैसे प्राइम लिखा है तो आपको प्राइम के ओरिजिनल प्लेस लिखने हैं जो कि अल्फ़ाबेट में होते हैं, PRIME के। अल्फ़ाबेट में P आता है कितने नंबर पे, 16 नंबर पे, और R कितने में आता है, 18 में, I आता है 9 में, M 13 नंबर पे, और E 5वें नंबर पे। अब सबको क्या करना है, आपस में ऐड कर देना है। कितना आएगा, वो आपका जो हो जाएगा प्राइम का। इसको ऐड करेंगे, ऐड करने में 61 आएगा, तो ए का हो जाएगा 4th। ठीक है। फिर ऐसे ही SIGST के ओरिजिनल नंबर लिखेंगे जो कि अल्फ़ाबेट में होते हैं, उनके प्लेस कितने नंबर पे आते हैं। जैसे S कितने पे आता है, तो 19, I आता है 9 में, G 7 में, H 8 में, और 20 में। इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 63। ऐसे है QUITE, Q आता है कितने में, 17 में शायद, U आता है 21 में, I 9 में, T 20 में, और E 5 में। तो इसे ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा 72, और फिर ऐसे इनके प्लेस को ऐड करेंगे तो 69। तो ये हो जाएगा। ऐसे इन्हें हल करते हैं रीजनिंग के सवाल को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, और चौथे का पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। यह बताएं यह क्या तर्क सही फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। यह गणित आधारित निगमनात्मक तर्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निगमनात्मक तर्क का सामान्य स्वरूप या पैटर्न नहीं है, बताना है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा पैटर्न नहीं है।
तो इसमें से भविष्य सूचक तर्क जो है पैटर्न नहीं है निगमनात्मक तर्क का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निगमनात्मक तर्क के बारे में कौन से दावे सही हैं? तो इसमें से दूसरा, चौथा और पांचवा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो सूची दी गई है, अवधारणा और वर्णन, कथन, आधार वाक्य, निष्कर्ष और युक्ति का वर्णन कौन सा सही है ये बताना है। तो कथन होता है क्या? ऐसा वाक्य जिसे सत्य या असत्य के रूप में देखा जा सकता है। तो पहले का हो जाएगा दूसरा। फिर आधार वाक्य क्या होता है? तो आधार वाक्य वो होता है जिसे हमें दूसरे कथन या निष्कर्ष को क्यों स्वीकार करना चाहिए इसका कारण बताता है। फिर निष्कर्ष क्या होता है? तो निष्कर्ष होता है किसी युक्ति में कोई कथन जिसे आधार वाक्य द्वारा प्रमाणित या समर्थित किया जाना आसहित है। नेक्स्ट है युक्ति, कथनों का वह समूह, मतलब कथनों का समूह जिसके द्वारा अन्य कथन को प्रमाणित या समर्थित किया जाना आसहित है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सही मिलान हो रहा है। अगला प्रश्न है, पद या अवधारणा एक साइड दिए गए सूची में और एक साइड वर्णन, उपनयन, परामर्श, व्यक्ति, पक्षर, धर्मता। तो बताना है उपनयन का। उपनयन का हो जाएगा सार्वभौमिक सहवर्तिता का वर्तमान मामले में अनुप्रयोग। परामर्श, परामर्श क्या हो जाएगा? व्यक्ति द्वारा यथाव्यक्त पक्ष धर्मता ज्ञान। व्याप्ति की बात करें तो व्याप्ति हेतु पद और साध्य पद का निरपवाद सहचर्य, और पक्ष धर्मता हो जाएगा हेतु पक्ष और पक्ष पद का निरपवाद संबंध और साहचर्य। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धि अर्थात एआई चैटबॉट है। इसे नवंबर 2022 में प्रवर्तित किया गया था। चैट जीपीटी का पूरा नाम क्या है? चैट जीपीटी का पूरा नाम है चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल कार्यपत्रक के निम्न स्नैपशॉट पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कार्यपत्रक में कोष्ठ C1 में सूत्र दिया गया है, प्रयुक्त करने का मान क्या होगा ये बताना है। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, यदि एलम बेस एम अंक प्रणाली में अंक एल को दर्शाता है तो निम्न अंकों ए डी को बेस 10 अंक प्रणाली में रूपांतरित करने पर उनके सही अवरोही क्रम की पहचान करें। का सही अवरोही क्रम हो जाएगा डी, सी, ए और बी। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के प्रयोग से क्या क्या लाभ हैं? मतलब उनके प्रयोग के क्या क्या लाभ हैं बताना है। क्लाउडिंग कंप्यूटिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के यूज़ के। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा पहला तो है जिसमें लिखा है प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रतिस्थापित नहीं करना होता। फिर है सेकंड, तो ये सही है। सेकंड दिया है प्रयोक्ता को सॉफ्टवेयर प्रतिस्थापित करने के लिए हार्ड डिस्क में स्थान आवंटित नहीं करना होता। और फिर आपका ये दिया है प्रलेख को सुरक्षित रखने हेतु भंडारण स्थान क्लाउड प्रदाता प्रदान करता है। प्रयोक्ता इंटरनेट सुविधा वाले किसी भी कंप्यूटर के से प्रलेखों को खोल और संपादित करता है। तो ये तीनों ही सही हैं, तो ये आपका आंसर होगा ABC। और फोर्थ जो दिया है, यदि प्रयोक्ता का इंटरनेट कनेक्शन धीमा है तो अपने प्रलेखों तक पहुंच और उन्हें डाउनलोड करने में कोई समस्या नहीं होती, तो ये हो जाएगा गलत।
इंटरनेट कनेक्शन धीमा है तो डाउनलोड करने में ही तो समस्या हो जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। उच्च शिक्षा में पहल और एक साइड विवरण। उच्च शिक्षा में पहला है ज्ञान, इम्प्रिंट 2, डिजी लॉकर और स्वयं, और इनका विवरण दिया गया है। क्या है आखिर में? ऑप्शन देखें एक एक करके। ज्ञान, ज्ञान है एक डिजिटल तरीके से प्रलेखों व ये इसका ज्ञान है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों व उद्यमियों की प्रतिभा पूल को खंगालना, पहले का तीसरा। फिर इम्प्रिंट 2, ये है शोध ज्ञान का व्यवहार्य प्रौद्योगिकी में अंतरण। डिजी लॉकर की बात करें तो ये है आपका डिजिटल तरीके से प्रलेखों व प्रमाण पत्रों को जारी करना व उनका सत्यापन करना। फिर बात करें स्वयं की तो स्वयं है एक शिक्षा नीति के 3 मूलभूत सिद्धांतों उपागम, निष्पक्षता व गुणवत्ता को प्राप्त करना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, अपने खाद्य के स्रोत के आधार पर खाद्य श्रृंखला में जीवों का एक विशिष्ट स्थान होता है जो निम्न रूप में ज्ञात होता है। किस रूप में ज्ञात होता है बताना है। तो ऑप्शन है पोषी स्तर, खड़ी फसल, शीघ्र स्तरीय जीव या जीव जाति स्तर। आंसर होगा पोषी स्तर। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन एक प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है? इनमें से कौन एक प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है? जो प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है वो है O3, बाकी CO, NO, SO2 प्राथमिक वायु प्रदूषण है। अगला प्रश्न है, निम्न गैसों को उनकी वैश्विक तापन संभाव्यता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम मतलब पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा तापन, फिर उससे ज़्यादा और फिर उससे ज़्यादा। आंसर होगा सबसे पहले CO2, फिर CH4, फिर N2O, इसके बाद N2O नहीं, इसके बाद आपका हो जाएगा N2O, इसके बाद CFC और अंत में SF6। आंसर होगा सेकेंड वाला यहाँ पे सही। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन भूमंडलीय स्तर की परिघटनाएं हैं? इनमें से भूमंडलीय स्तर की परिघटनाएं हैं वो हैं, पहला ओजोन परत क्षीणता, दूसरा वैश्विक तापन और समुद्र स्तर में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर 4 केवल A, B और D यहाँ पे भूमंडलीय स्तर की परिघटनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 में अंतर्राष्ट्रीय बैठकें दी गई हैं और सूची 2 में मुख्य उद्देश्य मिलान करना है। पहला है क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये वैश्विक तापन इसका उद्देश्य है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षीणता, रियो शिखर सम्मेलन जैव विविधता संरक्षण और पेरिस समझौता सौर संधि। तो ये हो जाएंगे सही मिलान। क्योटो प्रोटोकॉल का वैश्विक तापन इसका मुख्य उद्देश्य है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षीणता, रियो शिखर सम्मेलन, जैव विविधता और पेरिस समझौता सौर संधि या अलायंस। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों के निम्नलिखित विषयों अर्थात थीमों को उनकी लक्ष्य संख्या के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लक्ष्य संख्या के अकॉर्डिंग बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहला हो जाएगा भूखमरी की समाप्ति, ये फर्स्ट। फिर गुणवत्तापरक शिक्षा, इसके बाद जेंडर समानता, इसके बाद जलवायु कार्रवाई और फिर शांति और न्याय। तो आंसर होगा ऑप्शन पहला ही। पहला क्या था?
सबसे पहला भुखमरी की समाप्ति, इसके बाद गुणवत्ता शिक्षा, इसके बाद जेंडर समानता, फिर है आपका जलवायु कार्रवाई और शांति और न्याय। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिद्धा, श्वारिगपा और होम्योपैथी। अगला प्रश्न है